CABG, CABG, CABG क्या होता है? फुल फॉर्म इसका होता है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। अलग से हेडिंग था ये, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। या इसको आम बोलचाल की भाषा में कहते क्या है, आप सुने होंगे, तो कहते हैं बाईपास सर्जरी, या इसी को कहते हैं बाईपास सर्जरी। चलिए आपको सिखाता हूं बाईपास सर्जरी कैसे करते हैं। उतना ही बताऊंगा जितना आपके एग्जाम के लिए है, किसी को करने मत लगिएगा खुद से। चलिए सर्जरी की तो बाद में बात करते हैं, भले मैं ऐसी बात करूंगा जो आप लोग सुने होंगे। बाईपास रोड भी होता है, सभी लोग सुने ना बाईपास रोड। कोई ऐसा है जो अभी तक किसी बाईपास रोड पे नहीं गया हो? सभी लोग यानी कभी न कभी किसी न किसी बाईपास रोड से होके गुजरे होंगे, ट्रेवल किए होंगे। तो ध्यान से सोच के सबसे पहले आप मुझे यही बताइए कि व्हाट डू यू मीन बाय बाईपास रोड। सुन लो भैया, ठीक है, वैसे भी तबीयत नहीं सही है, मुझे अन्न ग्रहण किए, मैं सैटरडे मॉर्निंग का खाना खाया हूँ, ठीक है, फिर भी आके खड़े हूँ। तो वैसे करिए, जब आदमी कमजोर होने लगता है तो इरिटेट जल्दी होता है, गुस्सा और आती है, ठीक। तो बाईपास रोड कहते किसे हैं ये बताना। हाँ बताइए, अब जो भी पीछे से बता रहा था आराम से तेज बताइए। कोई पीछे से ही आवाज आ रही थी, आधा बोले थे, बीच में से ही शुरू कर दिए थे आप लोग। बताइए बाईपास रोड मीन्स क्या होता है? तेज बोलो भाई, कौन बोल रहा? मैं पूछ रहा हूँ रोड क्या होता है? बाईपास रोड है ना, तो पूरा सेंटेंस कंप्लीट करो ना। ट्रैफिक को अवॉइड करना बाईपास रोड हो गया। तो यानी सेंटेंस क्या है, हमेशा बार बार कहता हूं कि सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस बनाओ। साइड से पैरेलल, उसके थ्रू जा सकते, शॉर्टकट रोड, ठीक। बताओ भाई, इधर से भी कोई बोल रहा था। शहर में ही जाना है तो शहर के बाहर क्या कर मान लीजिए हमको शहर में ही जाना है, अब बाईपास शहर के बाहर ले गया तो। देखिए यही एक कॉमन सेंस की बात, बाईपास से सब आए गए हो, सबने कहा हाँ सुने हैं जानते हैं, और कह दिया गया कि बाईपास मींस क्या है बता दो, तो फिर देखिए कलम फंसने लगी, जबान फंसने लगी। हाँ बाहरी बाहर से होते हुए कहाँ? कहीं भी चले जाए, बाहरी बाहर से कहाँ? अब मुझे जाना है सपोज हजरतगंज, हजरतगंज, आप कह रहे हो सर इधर से चले जाइए, उधर से फिर मिल जाएगा IIM रोड, सीतापुर रोड, उधर चले जाइए, बाहरी बाहर चले जाइए। अरे मैं उधर जाके क्या करूंगा, मुझे जाना है यहाँ हजरतगंज ना। और बताइए, सही बता रहे हो, थोड़ा उसको सही से परिभाषित करना सीखिए। बहुत सी चीजें ऐसी ही पूछी जाती है मेंस और इंटरव्यू में जो आप जानते हो, जो जानते हो उसको अगर उसको नहीं बोल पा रहे हो, तो जो नहीं जानते हो उसको कैसे बोलोगे? सिंपल सी बात समझो कि जो जानते हो, जिसे फील कर रहे हो, जिस पे जाते हो आते हो, उस चीज को अगर सही से परिभाषित नहीं कर पा रहे हो, तो फिर बाकी चीजों को कैसे परिभाषित करेंगे हम? डिस्कवरी करना, खोज को तो डिस्कवरी है। चलिए फिर तो वास्को डिगामा बन जाएंगे हम लोग। ठीक, अच्छी बात। हाँ आप बताइए। कई सारी दिशाओं में रोड निकलते हैं। हाँ
1 मिनट, एक जन को हो जाइए। दूसरे सिरे पे लास्ट, मतलब इधर एंडिंग पॉइंट पे। अभी तक में सबसे अच्छा डिफिनेशन इन्होंने ही बताया। दूसरे सिरे मतलब लास्ट एंड पे। गुड, ये अभी तक का सबसे अच्छा। हाँ आप भी बता लीजिए, सबसे अभी तक सबसे ज्यादा अच्छी तरह से डिफाइन इन्होंने किया अभी से। हाँ बता लीजिए, आप भी बता लीजिए। वो बता दिए, आप भी बताइए। और गली पे आ गए रोड से। ठीक, सोच लो, अभी बहुत लोग हैं, बताओ भाई। बाईपास रोड भी वही बता रहे हो आप लोग। अरे इधर देख लो। हाँ बताओ। कुछ लोग तो देखेंगे नहीं, जानबूझ के पूछ लेंगे हमसे, बता दो बाईपास क्या होता है। किसी बाईपास को जानते हो? बाईपास रोड को जानते हो? कौन सा बाईपास? कोई बाईपास रोड बताओ पहले। हाँ, कई सारे शहरों को जोड़ने वाला। ठीक, सीतापुर का लखी। गुड, ठीक, बैठ जाइए। गुड, और कोई कोशिश करना चाहे? हाँ, गुड। और भाई, सबको प्रतिभा प्रदर्शित करने का मौका है, बोल लो जिसको बोलना है। नहीं बोलेंगे? हाँ बताइए, आपस में बात मत करिए, बोलिए। आइए, इधर देखिए, इधर देखिए। हाँ आप ही से कर रहे हैं, बोलिए। हम्म, वही आप ही हैं। सर्विस ले। हाँ, नहीं एग्जाम्पल से दे रहे, सही बात है। बंदा रोड किधर है सीतापुर में? पीछे वाली जो है। सीतापुर में गोमती नदी है। NH-24 सीतापुर जाता है। सीतापुर रोड यही तो कहलाता है, पीछे वाली जो रोड है। यहाँ से सीधे एकदम नाक की सीध में जाएंगे, जो रोड मिलेगा वही तो सीतापुर रोड है। तो इसमें कहाँ बंधा आता है? एक एक पक्का पुल है। पक्का पुल ना पकड़ के जो नया वाला पुल बना है, उधर से घूम के जाओ, जो मस्जिद के पहले से घूम के चले जाओ उधर, और फिर उधर से आ जाओ। ठीक, और हाँ बताइए। बॉटल में बाईपास? देखो, किस कब बाईपास कब बनता है समझिएगा। मान लीजिए ये कोई रोड है, फ्रॉम प्लेस 1 टू प्लेस B, इसको कनेक्ट करता है। आपको आपका डेस्टिनेशन B से A की तरफ है या A से B की तरफ है, कुछ भी समवेयर, सपोज दैट यहाँ पे कोई बाजार है, कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, कोई टूरिस्ट प्लेस है, X है, Y है, Z है। किसी भी कारण से यहाँ पे ट्रैफिक है, जाम का जाम क्रिएट होता है। जब जाम लगता है तो दो अमूल्य चीजें आपको यहाँ पे खर्च हो जाती हैं। पहला टाइम, टाइम की कोई कीमत नहीं है।
और दूसरी जो अमूल्य चीज है या बहुमूल्य चीज हो रही है वो है फ्यूल, ईंधन। जब जाम में फंसोगे तो ईंधन खर्च होगा ना। जब ज्यादा ईंधन खर्च करोगे तो एक ज्योग्राफी में पढ़े होगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, पढ़ा है? क्या होता है? अगर एक लाइन में पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास से क्या समझते हैं? सॉरी, हाँ, फिर से एक बार बता दीजिए। ठीक, यहाँ डेवलपमेंट कहाँ आया? आप पूछा क्या जा रहा है? सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि वहां डेवलपमेंट वर्ड तो आएगा ही ना। हाँ, जो आप कह रहे हो उसी से संबंधित है। अगर विकास की बात हो रही है, डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो आपके डिफिनीशन में या आपको डिफाइन करने में डेवलपमेंट की बात तो होनी चाहिए ना। बताओ। सही उपयोग, गुड। यानी कि डेवलपमेंट का ऐसा प्रोसेस या इस तरह से डेवलपमेंट करना कि जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज प्राप्त हैं एटलीस्ट उतना हमारी आने वाली जनरेशन को मिले। कीवर्ड ध्यान रखिएगा कि कम से कम उतने नेचुरल रिसोर्सेज को हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रिजर्व कर पाए, बचा पाए जितना हमें आज मिला है। कैसे बचा पाएंगे भाई? जब पहली बार मैं 9th-10th में था, जब गाड़ी चलाना, बाइक स्कूटर चलाना सीखा, उस समय स्कूटर होता था, तो मुझे अच्छी तरह याद है 18-19 रुपया लीटर पेट्रोल मिलता था। अब मैं विकास कर रहा हूं, अभी मैं मरा नहीं हूं, अभी जीवित हूं। मैं अपने आने वाली जनरेशन यानी अपने बच्चों को अब 18, 19, 20, 50 रुपए में पेट्रोल कैसे अवेलेबल करा दूं? कोई है तरीका? यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सिंपल सी बात कि डेवलपमेंट का ऐसा प्रोसेस जिसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज जो हम यूज कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, वो अपने फ्यूचर जनरेशन को एटलीस्ट मिनिमम उतना दे जितना हमें मिला हुआ है। तो अगर हमें 50 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है, अभी तो 100 हुआ, आपके बुढ़ापे तक पता नहीं कितना हो जाएगा, ठीक? तो उतना आप आने वाली जनरेशन को दें। कैसे देंगे? जब इस जाम में फंसे रहेंगे, पेट्रोल फालतू ईंधन वेस्ट होगा, तो उसी के लिए क्या हो रहा है? डेवलपमेंट का और प्रोसेस खोजा जाए। नॉन रिन्यूएबल जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनको मिनिमाइज करने की कोशिश की जा रही है। हम ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज को यूज करें जिसका जो क्या है, रिन्यूएबल है, जिसका नवीनीकरण हो सकता है। यानी अब देखो, इसीलिए इलेक्ट्रिक कार की डिमांड बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक कार खरीदने जाइए अभी लखनऊ में तो 2 साल की वेटिंग है कम से कम। तो टाटा नेक्सॉन ने अपना निकाला हुआ इलेक्ट्रिक वर्जन, आज आप खरीदने जाइए, किसी भी टाटा के शोरूम में जाइए, 2 साल का मिनिमम वेटिंग है। यानी आज आप बुक करोगे, यानी आज आपकी कार खरीदने का मन किया, रिक्वायरमेंट है, पैसा है, और 2 साल का जब वेटिंग मिलेगा तो आप कहोगे चलो पेट्रोल वाला ही खरीद लेते हैं, डीजल वाला ही खरीद लेते हैं। तो कभी कभी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान दिए बिना गवर्नमेंट क्या करती है, बड़े बड़े दावे करने लगती है। अगर आप सबको इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट करना चाहते हो, मोटिवेट कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, तो सबसे पहले आप उसके क्या, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ध्यान देना था। मीडिया में आके बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होता। आज 2 साल की वेटिंग है जबकि बहुत कम लोग अभी इलेक्ट्रिक खरीदते हैं। देख लो, 100 लोगों में 10 लोग सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक खरीदे, 90 अभी भी खरीदते कि हम डीजल या पेट्रोल वाला ही खरीदेंगे। तब 2 साल की वेटिंग है। अगर 90% लोग शिफ्ट कर जाए कि हमें इलेक्ट्रिक खरीदना है, तो मारामारी हो जाएगी। तो मैन्युफैक्चरिंग यानी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़े वादों के पहले क्या करना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करना चाहिए। इधर आते हैं हम लोग, ज्योग्राफी में घुस गए, इधर आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जाम लग रहा है, हमारे एनर्जी रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। तो हमें ऐसा जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाते हैं कि इस जाम से मुक्ति मिल जाए, थोड़ा एनर्जी और टाइम दोनों बचे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक ऐसे रोड निकाल देते हैं। यानी आपको अगर इस मार्केट में नहीं जाना है, आपका डेस्टिनेशन क्या है, ये है, बी है या फिर ए है, तो आप यहां से चलोगे, यहां उलोगे। और तो इस रोड को, ये मान लीजिए जेड है, तो ये जेड वाली रोड को क्या बोलेंगे, बाईपास रोड। यही तो है। यानी ऐसा मार्ग जो मुख्य मार्ग को किन्हीं दो
बिंदुओं पर जोड़ता है और किसको अवॉइड करने के लिए, उस पे जो आपका ट्रैफिक वाला एरिया है, हिंड्रेंस वाला एरिया है, उसको अवॉइड करने के लिए बनाया गया एक ऐसा मार्ग जो मेन रोड को किन्हीं दो प्लेस पे कनेक्ट करता है। इसको अवॉइड करने के लिए हमने रोड बनाया। यहाँ से ये क्या हो गया, बाईपास रोड। यही है बाईपास सर्जरी। रोड समझ गए तो सर्जरी समझने में क्या है। ये है आपकी सपोज दैट कोरोनरी आर्टरी, ये है कोरोनरी आर्टरी। यहाँ पे क्या है, मल्टीपल ब्लॉकेज है। अब जब मल्टीपल ब्लॉकेज है तो यहाँ तो न तो एंजियोप्लास्टी का कैथेटरिंग मेथड सक्सेसफुल होगा और न ही स्टेंटिंग। तो हम क्या करते हैं, एक दूसरी ट्यूब लेते हैं और यहाँ से लगा देते हैं। अब यहाँ ब्लॉकेज हुए, जब ब्लड रुकेगा, बीपी जैसे ही बढ़ने की कोशिश करेगा, उसको अल्टरनेट रूट क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, वो चला जाएगा। इसी को कहते हैं बाईपास सर्जरी। अब यहाँ समझना है कि जो ये बाईपास करने के लिए, ग्राफ्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए जो ट्यूब ला रहे हो, वो कहाँ से लेते हो, मार्केट से? जी नहीं, इसको मार्केट से नहीं लिया जाता, इसको आपकी बॉडी से लिया जाता है। अब आपके शरीर में कहाँ से निकाला जाता है, ये आपका पीसीएस का एग्जाम एक बार पूछा हुआ है। कहाँ से लिया जाता है? थाई से। और यहाँ दो बात है, समझिएगा। टेक्निकली तो शरीर में कहीं से ले लो, टेक्निकली बॉडी में कहीं से लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेते समय ध्यान में रखा जाता है कि उस प्लेस से निकालें जहां पे हील वो जल्दी हो जाए। यानी जहां से निकालोगे वहां भी तो कट करना पड़ेगा, जोड़ करना पड़ेगा, टाके लगाने पड़ेगा, स्टिचिंग करना पड़ेगा। तो बॉडी के ऐसे प्लेस से निकालते हैं जहां जल्दी जो प्लेस जल्दी किसी चीज से टच नहीं होता। थाई नहीं, थाई के नीचे वाला पार्ट, घुटना है, घुटने के नीचे ये पार्ट जो होता है, क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, अब तो अब ऑनलाइन जो है वो तो नहीं देख पाएगा, ठीक है, इतना बड़ा पैर नहीं कि यहां तक उठा के देखूं। घुटने के नीचे वाली जो हड्डी है उसका पीछे जो मांस होता है, ये वाला पोर्शन जो होता है, यहां से निकालते हैं। अब इमेजिन करो, अभी आप बैठे हो, जो पोर्शन मैंने बताया कहीं से टच हो रहा है, सोफे पे बैठे हो ठीक से, कहीं टच होगा, कार में बैठे हो कहीं टच होगा, चल रहे हो कहीं टच होगा, बिस्तर पे सो गए, चाहे जैसे सोइए, वो पोर्शन बिस्तर पे भी टच नहीं होता। अगर उसको टच करवाना तो हम पिलो लगाते हैं वहां पे अलग से। इमेजिन कर लो, अब किस्मत बहुत खराब है, कोई पीछे से लाके वही ठोक ही दिया तो क्या है, अलग चीज है। नहीं तो वो पोर्शन कभी भी क्या है, उसको डैमेज होने यानी हील होने की संभावना वहां क्या होती है, अधिक होती है। इसलिए पैर से निकालते हैं, और पैर की थाई से नहीं निकालते हैं। हड्डी जो घुटने के नीचे जो होता है पार्ट, उसके पीछे वाला पार्ट जहां मांसल एरिया होता है, वहां से निकालते हैं। अब दूसरी बात समझना, निकालते क्या है? दो तरह है, दो चीजें, आर्टरी और वेन। तो क्या निकालेंगे, आर्टरी वहां से निकालेंगे कि वेन निकालेंगे? आर्टरी निकालेंगे। अच्छा चलिए, पीछे बताना भूल गए थे, अब यही जितना पीछे का मैं सब बताता हूं। कभी कभी आप ब्लड डोनेट करते हो, या कोई किसी को ब्लड चढ़ाया जाता है, तो आप डोनेट कर रहे हो तो आपके आर्टरी से निकाला जाएगा कि वेन से? किससे? अच्छा, वेन से। किसी को चढ़ाया जा रहा है तो उसके आर्टरी में चढ़ाया जाएगा कि वेन में? नॉर्मली ग्लूकोज सलाइन वाटर जो चढ़ाया जाता है, वो किस में चढ़ाया जाता है, आर्टरी में कि वेन में? इंजेक्शन जो लगता है, दवा लगता है ना इंजेक्शन, एक तो मांस में लगता है, कहीं भी लगा दिए, एक होता है जो क्या है, नस खोज के लगाते हैं। तो जो इंजेक्शन होता है वो कहाँ लगाते हैं, आर्टरी में कि वेन में? सब वेन में। निकालते भी वेन से हैं, चढ़ाते भी वेन में, सब कुछ। हाँ, नहीं कहे आपने, बताइए कौन सा, वो आपके पीछे उधर निकालते?
तो यहां पहले तो अब इस ट्यूब की बात कर लिया जाए। ये ट्यूब कौन सी होती है? कोरोनरी आर्टरी को बाईपास कर रहे हो, बस हिंट मैंने आपको दे दिया। आर्टरी को बाईपास कर रहे हो, क्या निकालेंगे? जी नहीं। कभी भी कोई भी काम करना होता है शरीर में, वेन्स में किया जाता है। जितने इंजेक्शन होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, ग्लूकोज चढ़ाइए, ब्लड दीजिए, ब्लड लीजिए, सब क्या होते हैं? हाँ, कुछ आर्टरी वाले इंजेक्शन होते हैं जिसको कहते हैं लाइफ सेविंग मेडिसिन, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं। नॉर्मली वो कब दी जाती हैं? जब कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पे होता है, और उसको देने से पहले उसके जो उसका अटेंडेंट होता है उससे क्या किया जाता है? साइन करवाया जाता है, सिग्नेचर करवाया जाता है कि देखो, अब आर्टरी और वेन का अंतर समझो, कि अगर किसी चीज को आर्टरी में डाल दिए डायरेक्ट, तो अगर वो नुकसान किया, सूट नहीं किया, तो आपकी ईच एंड एवरी बॉडी सेल डैमेज हो जाएगी। क्योंकि आर्टरी कनेक्ट है शरीर की सभी कोशिकाओं से, उससे सब सारी सेल्स वहीं से लेती हैं, चाहे वो ऑक्सीजन लेना हो, चाहे पोषक तत्व लेना हो, न्यूट्रिएंट लेना है, सब कहाँ से लेती हैं? आर्टरी से। तो अगर आर्टरी में कोई चीज डाल दिए, चाहे वो ग्लूकोज है, चाहे दवा है, एक्स है, वाई है, जेड है, इसका मतलब वो क्विकली वो चीज कहाँ पहुंच गई? शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंच गई, सारी सेल्स में पहुंच गई। अगर वो सूट किया तो अच्छी बात है, नहीं सूट किया तो तब राम नाम सत्य है, कोई रोक नहीं सकता फिर। इसीलिए हर चीज क्या डाला जाता है? वेन्स में। जब वेन्स में डाला जाएगा तो वो प्रॉपर जो आपका चैनल है वो क्या करेगा? उसे लीवर भी प्योरीफाई करेगा, उसे किडनी भी करेगा। तो अगर वो सूट नहीं कर रहा, वो नुकसान भी कर रहा है, तो जिस अंग में पहले जाएगा वो एक अंग खराब कर देगा। लीवर में गया तो लीवर खराब कर देगा, किडनी में गया तो किडनी खराब कर देगा, जब सूट नहीं किया तो एक अंग खराब होगा तो हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, बचाया जा सकता है इंसान को। तो इसीलिए क्या है, हर चीज वेन्स में डालते हैं कि अगर वो सूट नहीं किया, वो रिएक्शन क्रिएट हुआ, तो किसी एक ऑर्गन में होगा जहां वो पहली बार पहुंचेगा, लीवर में पहुंच जाए, किडनी में पहुंच जाए, जहां भी पहुंच जाए। तो किसी एक अंग के डैमेज होने पर उसे हम क्या कर सकते हैं? सपोर्ट सिस्टम के द्वारा बचा सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं। लेकिन जब शरीर के सारे अंग एक साथ खराब हो जाएंगे तो कहां कहां सपोर्ट सिस्टम देंगे? तो इसीलिए हर चीज क्या की जाती है? आर्टरी में नहीं दी जाती है, वेन्स में दी जाती है। लाइफ सेविंग जो ड्रग्स होती है, जीवन रक्षक दवा जिसको कहते हैं, जो वेंटिलेटर पे दिया जाता है। तो कोई इंसान वेंटिलेटर पे तभी गया है जब उसके कई सारे ऑर्गन एक साथ काम करना बंद किए। तो वो अटेंडेंट से, उनके साथ घर वालों से, परिवार वालों से साइन करवाया जाता है कि देखिए साहब, हम इनको लाइफ सेविंग ड्रग देने जा रहे हैं, जीवन रक्षक दवा देने जा रहे हैं। ये सब बताते नहीं कि धमनी में लगती है कि वहां लगती है, मतलब मैं समझा रहा हूं कि इसको हम डायरेक्ट धमनी में देंगे, आर्टरी में देंगे, शरीर की सभी कोशिकाओं में डायरेक्ट पहुंचती है। अगर जो सोच के दे रहे हैं कि ये जाएगा और ऐसा फंक्शन परफॉर्म करेगा, ये होगा, ये बच जाएंगे, अगर सेम टाइप का फंक्शन परफॉर्म कर दिया तो इंसान क्या होता है? बच जाता है। नहीं तो वैसे भी कौन सा बच रहे हैं, 1 घंटा और चलेंगे, वेंटिलेटर पे गए हैं तो 2 घंटा 4 घंटा और चलेंगे। तो आप कहिए कि बचाने का चांस लिया जाए, बचने को तो बच सकते हैं, और नहीं होगा तो जो 4 घंटे बाद मरने वाले हैं वो 4 घंटे पहले मर जाएंगे। तो इसीलिए लाइफ सेविंग ड्रग्स हमेशा क्या होती हैं? आर्टरी में दी जाती हैं। तो बाकी कभी भी कहीं भी पूछा जाए कि ग्लूकोज चढ़ाते हैं किस में चढ़ाते हैं? वेन में। ब्लड निकालते हैं किस में निकालते हैं? वेन में। क्योंकि आर्टरी में जो ब्लड है वो तो आपके शरीर की सारी सेल्स के लिए है ना, अगर वही निकाल दोगे तो सेल्स में कहां पहुंच पाएगा? तो गड़बड़ हो जाएगी। तो सब कुछ क्या करते हैं? आर्टरी में देते हैं, लेते हैं। केवल लाइफ सेविंग ड्रग्स जो होती है, आर्टरियल ड्रग्स जो होती है, आर्टरियल इंजेक्शन जो होते हैं, उस पर क्लियर कट बड़े बड़े अक्षर में लिखा रहता है कि इसको कहाँ देना है? आर्टरी में देना है। बाकी सब कुछ जो होता है वेन्स में। तो यहाँ धमनी को बाईपास कर रहे हो, कोरोनरी धमनी को बाईपास कर रहे हो, लेकिन लगाते क्या हो? वेन ही। कौन सा वेन लगाते हैं? सेफेनस वेन। यानी ये जो वेन है पैर की, कौन सी वेन निकालें? वो निकालें सेफेनस।
सैफेनस वेन, सैफेनस वेन निकाल के लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये हो गया बाईपास सर्जरी। अगर आपसे पूछा जाए कि बाईपास सर्जरी जो है ये ओपन हार्ट सर्जरी है कि क्लोज्ड हार्ट सर्जरी है? ओपन हार्ट। ठीक, और भाई कौन सा है? ओपन हार्ट है। हाँ, उसका हार्ट ओपन कर देते हैं ना। ओपन हार्ट का मतलब हार्ट ओपन कर देते हैं, खोल देते हैं, यही ना। देखिए ये हार्ट है, सपोज दैट ये हार्ट है, ठीक। तो जो कोरोनरी आर्टरीज होती है ये बाहर से लगी होती है, बाहर से लगी हुई हैं। और ये ओपन हार्ट सर्जरी का मतलब होता है कि सपोज दैट अगर ये हार्ट है तो इसको ओपन किया जाए, कट किया जाए और उसके अंदर की चीजें सही की जाए, जैसे बाईक्यूस्पिड, ट्राईक्यूस्पिड, सेप्टम वॉल सही की जाए। तो हार्ट को कट करके ओपन करके क्या है, अगर कोई सर्जरी की जा रही है या इलाज किया जा रहा है, ट्रीटमेंट किया जा रहा है, तब ओपन हार्ट सर्जरी है। ये हार्ट है, इस पे यहाँ कोरोनरी आर्टरी लगी है, यहाँ से बाईपास करना है, तो हार्ट को ओपन करने की जरूरत है। तो ये क्या है, जो बाईपास सर्जरी होती है ये इट्स एग्जांपल ऑफ क्लोज्ड हार्ट सर्जरी। ये बंद, इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहेंगे क्लोज्ड हार्ट सर्जरी को? बंद हृदय सर्जरी। ठीक है, तो हर चीज का साइंस में हिंदी नहीं निकालना है, ठीक है। हृदय शल्य चिकित्सा, ध्यान रखिएगा, ओपन हार्ट सर्जरी तभी होगी जब हार्ट को कट करके ओपन किया जाए और उसके अंदर की चीजों को सही किया जाए। तो जो बाईपास सर्जरी होती है वो ओपन हार्ट सर्जरी नहीं होती है। ये कौन सी सर्जरी होती है? क्लोज्ड हार्ट सर्जरी होती है। ठीक, तो ये हो गया बाईपास सर्जरी। यही बताना था दो चीज, क्या? सैफिनस वेन कहाँ से निकालते हैं, तो ध्यान रखिएगा पैर से निकालते हैं। और एग्जाम में आपके यही पूछा था कि कहाँ से निकालते हैं शरीर के, तो पैर से निकालते हैं, थाई से नहीं निकालते। अगर थाई वाई दिया हो घटना चक्र में तो काट दीजिएगा। थाई ऐसी जगह है जो हमेशा वो वहां डैमेज होने के चांसेस सबसे अधिक होते हैं, तो हमेशा वहां से निकालना की कोशिश की जाती है जहां डैमेज होने के चांस न के बराबर। अब हेडिंग डालिए, सम कार्डियोवेस्कुलर डिजीज, हृदय संबंधी कुछ रोग। सम कार्डियोवेस्कुलर डिजीज, हृदय संबंधी कुछ रोग। सम कार्डियोवेस्कुलर डिजीज, हृदय संबंधी कुछ रोग। एक मैं आपको बता रहा हूं प्रिकॉशन। देखिए जितना भी रोग देखोगे अभी मैं बताने जा रहा हूं, उस रोग में अंततः कारण जब लास्टली रीजन आपको देखोगे तो एक ही कारण समझ में आएगा कि हृदय की मांसपेशियों में शुद्ध रक्त की आपूर्ति न होना। उसके कारण किस लिए नहीं हो रहा आपूर्ति, इसका रीजन कई सारा हो जाएगा और वही सब घूम टहल के कई सारा नाम आएगा। तो सबका कारण अंततः क्या मिलेगा आपको, कि हार्ट की मसल्स में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसकी पहुंच नहीं हो पा रही है। किस कारण से नहीं पहुंच रहा या क्या हो रहा है वो हम देखेंगे। ठीक, तो एक मोटा मोटी आपके यहाँ फ्रेम बना होगा, बनवा दिया कि सब हृदय संबंधी सारी बीमारियों का एक ही कारण होता है, क्या? ऑक्सीजनेटेड ब्लड की पहुंच नहीं होना, शुद्ध रक्त की आपूर्ति नहीं होना। उसके अलग अलग रीजन्स हो सकते हैं, अलग अलग कॉज हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं। क्या होता है अलग अलग बीमारी में, वही होता है। पहली बीमारी है
एंजाइना पैक्टोरिस, एंजाइना पैक्टोरिस। शुद्ध हिंदी में कहते हैं हृदय सूज। कभी कभी पूछ लिया जाता है इसका मतलब, मैच दी कॉलम और इधर उधर करके, तो एक लाइन में इसके नीचे पढ़े लिखिएगा इसका मतलब क्या होता है। एक्यूट चेस्ट पेन, यानी सीने में तेज दर्द। ठीक, इसका रीजन क्या होता है? हृदय की मांसपेशियों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचना। पहले लिखने वाला काम करवा दे रहा हूं, फिर समझा रहा हूं, ठीक है। नो एनफ ऑक्सीजन रीचिंग इन मसल्स ऑफ हार्ट, हृदय की मांसपेशियों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचना। एक लाइन नीचे और लिखेगा, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रीकर्सर ऑफ हार्ट अटैक, इसे हृदयाघात का पूर्वगामी भी कहते हैं। इसे हृदयाघात का, अंडरलाइन कर लीजिएगा, कई बार पूछा जाता है, प्रीकर्सर ऑफ हार्ट अटैक, इसे हृदयाघात का पूर्वगामी भी कहते हैं। हृदयाघात। अब देखिएगा बेसिकली इसमें होता क्या है, चूंकि हृदय घात से रिलेटेड है इसलिए वो नहीं लिखवाया, कोरोनरी आर्टरी का जिक्र इसमें नहीं किया। इसमें भी वही होता है, कोरोनरी आर्टरी में जब ब्लॉकेज होता है तो हृदय का काम होता है पंप करना, यानी उसको सिकुड़ना है, फैलना है। तो इसके लिए उसे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, उसकी मसल्स को भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए दो ही चीज चाहिए होता है, एक ग्लूकोज और एक ऑक्सीजन, दोनों पर्याप्त मात्रा में पहुंचे तो एनर्जी बना पाएंगे। ये दोनों चीज हृदय की मांसपेशियों में पहुंचाता कौन है, तो हृदय की मांसपेशियों में ये दोनों चीज पहुंचाता है कोरोनरी धमनी, कोरोनरी आर्टरी। जब कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होने लगता है, रुकावट उत्पन्न होने लगती है, तो जितनी मात्रा में ऑक्सीजन या ग्लूकोज चाहिए होता है हृदय की मांसपेशियों में, उतनी मात्रा में आप तक पहुंचता नहीं। तो अब हृदय धीरे धीरे डैमेज होगा। तो मैंने कहा था कि आपकी बॉडी में इंडिकेटिव सिस्टम होता है, इंडिकेट करती है बॉडी ना। तो ये जो एंजाइना पैक्टोरिस है, इट्स एन इंडिकेटर, ये इंडिकेटर है किसका, हार्ट अटैक का। प्रिकर्सर आप हार्ट अटैक लिखे हो ना, कि आपकी बॉडी आपको एक बार दर्द दिला के ये बताती है कि सुधर जाओ बेटा, नहीं तो अगला स्टेप क्या है, हार्ट अटैक है। कभी कभी झोला छाप डॉक्टर के पास हम आप जाते हैं, इसी एंजाइना पैक्टोरिस को ही कह देता है क्या है, माइनर हार्ट अटैक, क्योंकि इसके सारे लक्षण किससे मिलते हैं, हार्ट अटैक वाले सिम्टम से मिलते हैं। इसमें होता क्या है, यहाँ ये चेन दिख रही है ना यहाँ, तो यही आपके चेस्ट में होता है स्टेरनम बोन, जब हम आगे बताएंगे। और यहीं पे फिर क्या, रिब्स लगी होती है, इससे कनेक्ट होती हैं पसलियां शरीर की। तो ये जो एंजाइना पैक्टोरिस का जो पेन होता है, यही स्टेरनम बोन से शुरू होता है और धीरे धीरे फील होगा कि लेफ्ट शोल्डर की तरफ, बाएं कंधे की तरफ ये शिफ्ट हो रहा है। और यही पेन होता है हार्ट अटैक का भी, हृदयघात का भी यही होता है कि यहाँ चेस्ट के बीच से, यानी स्टेरनम बोन के यहाँ से क्या होगा,
पेन शुरू होगा बहुत तेज, और लेफ्ट शोल्डर की तरफ, यहाँ बाएं कंधे की तरफ ये शिफ्ट होता, समय के साथ शिफ्ट होता हुआ प्रतीत होता है कि यहाँ से शुरू हुआ, अब यहाँ 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 लेफ्ट कंधे की तरफ जा रहा है। तो यही इसका सिम्टम है एंजाइना पेक्टोरिस का, और यही सिम्टम क्या है, हार्ट अटैक का भी है। और एंजाइना पेक्टोरिस का मतलब ही होता है कि ब्लॉकेज स्टार्ट हो गया है, बॉडी ने आपको अवेयर कर दिया, वार्न कर दिया कि अब क्या करिए, डॉक्टर के पास पहले जाइए, आप पता तो करिए क्यों दर्द हुआ था। तो डॉक्टर जब एंजियोग्राफी करेगा तो खुद ही बता देगा कि ब्लॉकेज शुरू हो गया है, परहेज प्रिकॉशन रखिए, दवा खाइए कुछ समय तक, फिर सही होगा। तो ये हो गया क्या, एंजाइना पेक्टोरिस। मैच द कॉलम में आता है, आपको याद रखना है बस क्या, कि एंजाइना पेक्टोरिस मतलब क्या होता है, एक्यूट चेस्ट पेन। ठीक, एग्जाम में जैसे पूछा जाता है हम उसी को फोकस कर रहे हैं, बाकी काम डॉक्टर का है, वो डॉक्टर करेगा। दूसरी बीमारी आती है, मैच द कॉलम में आएगा। तो इसके साथ जिसको मैच किया जाता है, जो मैच करोगे आप, किसको मैच करोगे, इसको लिखिए यहाँ पे, हार्ट मसल्स आर सडनली डैमेज्ड। इसमें क्या होता है, हार्ट मसल्स आर सडनली डैमेज, हृदय की मांसपेशियां, हृदय की मांसपेशियां एकाएक क्षतिग्रस्त हो जाती है, हृदय की मांसपेशियां एकाएक क्षतिग्रस्त हो जाती है। रीजन, नो एनफ ऑक्सीजन रीचिंग इन हार्ट, हृदय की मांसपेशियों में, कारण लिखिए, हृदय की मांसपेशियों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचना। फिर उसी में ऐसे लिख दीजिएगा, जहां लिखे होंगे नो एनफ ऑक्सीजन या पर्याप्त मात्रा में न पहुंचना, नीचे ऐसे एरो लिखेगा। इसका मतलब हुआ कि अब मैं उसका कारण बताने जा रहा हूं कि क्यों नहीं पहुंच रहा। ठीक है, तो उसके नीचे ऐसे एक एरो लगा दीजिएगा, फिर लिखेगा ब्लॉकेज इन कोरोनरी आर्टरी, क्यों नहीं पहुंचा, कोरोनरी धमनी में रुकावट के कारण, ब्लॉकेज इन कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी धमनी में रुकावट के कारण, ब्लॉकेज के कारण। यानी आपने ऊपर लिखा कि हृदय की मांसपेशियों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, तो क्यों नहीं पहुंचा, नीचे एरो लगा के आपने उसका रीजन लिख दिया कि कोरोनरी धमनी में ब्लॉकेज था। ठीक, अब होता क्या है समझिएगा, आपने यहां लिखा कि हार्ट मसल्स आर सडनली डैमेज, हृदय की मांसपेशियों का एकाएक क्षतिग्रस्त होना। तो ध्यान रखिएगा कि ये लिख दिए आप, हमारे शरीर में सडन कुछ नहीं होता, एकाएक हमारे बॉडी में कुछ नहीं होता, सबके पीछे लंबे समय तक रीजन था। जैसे यहां आपने लिख दिया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि रीजन था, आपकी बॉडी ने आपको वार्न भी किया एंजाइना पेक्टोरिस के थ्रू, लेकिन जब आप नहीं, तो सडन लिखते क्यों है, क्योंकि देखो हम बैठे हैं, अभी मान लीजिए अभी खड़े हैं, तो अभी तक मेरा सब कुछ सही काम करे, अभी यहां गिर जाए फटाक से, छटपटाने लगे, तो आप कहोगे अरे अभी एकाएक तो खड़े थे, एकाएक सडनली ये गिरे, इनको हार्ट अटैक आ गया। तो मैं आपको देखने में मैं क्या अभी काम कर रहा था और गिर गया। तो हृदय की मांसपेशियां अपनी एफिशिएंसी के अनुसार काम करते रहती हैं, लेकिन जब क्या है, इतनी डैमेज हो जाती है कि काम नहीं कर पाती, तो जीवन में हर काम भी ऐसे एकाएक होता है। जैसे सपोज दैट कि दूसरे तरीके से समझिए एकाएक का मतलब क्या होता है, कि मान लीजिए आप अपनी कार, बाइक या स्कूटी से रोज क्लास आते हो, इसके बाद जहां जाना होता है जाते हो। मान लीजिए आपके घर में एक दिन गेस्ट आए, उनको कहीं जाना है, आपके घर वालों ने कहा या आपने ही उनको ऑफर कर दिया कि मैं चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, ये मेरी स्कूटी कार बाइक है, आप लेके जाइए दिन भर जो भी काम करना है।
आपके दिमाग में क्या था कि पड़ोस से ले लेंगे, भाई पड़ोसी भी हमारा तो मांगते रहते हैं, तो हम भी पड़ोस वाले अंकल जी से आपने उनकी कार बाइक स्कूटी मांग ली, पड़ोस वाले अंकल जी ने दे दिया। लेकिन आप भी जानते हो कि इतने खड़ूस हैं कि एक स्क्रैच भी लगा तो ये बनवाने नहीं देंगे। कुछ लोग होते हैं ना कि कहते हैं बनवा दो, मेरा सही करवाओ। कुछ लोग होते हैं बनवाने नहीं देंगे, बनवाएंगे खुद वो अपने ही पैसे से, लेकिन जीवन भर सुनाएंगे। होता है ना। तो उसमें कि वो अंकल जी थे, आपको भी पता था कि अगर इनकी गाड़ी कुछ भी हुई तो बनवाने तो नहीं देंगे ये, लेकिन हर बात पे समय समय पे बेइज्जती करने से चूकेंगे नहीं। आप मान लीजिए उनकी बाइक या स्कूटी आराम से लेके आए, क्लास क्लास किए, फिर आराम से लेके चले। जैसे ही अपनी कॉलोनी में, मोहल्ले में, घर में पहुंचने वाले हो, तब तक उसका ब्रेक वायर, एक्सीलेटर वायर, क्लच वायर कुछ ही टूट जाता, एकाएक टूट जाता। घर इसलिए बांध के, अगर मार्केट में टूटता तो बनवा के ले जाते। अब घर सामने दिख रहा है, 10 कदम पे घर है, अब वो टूट गया तो आप उसको वापस तो लेके नहीं जाओगे ना, आप सोचोगे चलो इसको खड़े करते हैं और मैकेनिक बुला के इसका चेंज करवा देते हैं। जैसे ही आप ले जाके खड़ा कर रहे थे अपने दरवाजे के सामने, तब तक अंकल जी निकल गए। पहला आइटम मुझे पता था यही होने वाला है। ठीक, यानी को इंसिडेंटली ऐसा हुआ है कि जब जब आप उनका मांगे हैं गाड़ी बाइक कार, कुछ ना कुछ उसमें हो गया। तो अब वो डायलॉग मारना शुरू, चलाने आता नहीं है लेकिन चलाना लोग शुरू कर देते हैं। अब इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, तो अभी तो क्या हुआ, सडनली टूटा हुआ। लेकिन अगर रीजन देखा जाए तो वायर चलते चलते इतना घिस चुका था कि उस दिन क्या है, कोई भी चलाता वो टूटता ही टूटता, लेकिन क्रेडिट आपको मिलने वाली थी। इसलिए कोइंसिडेंटली स्टीयरिंग या हैंडल या गाड़ी आपके पास थी। वैसे ही यहां लिखा गया है कि सडनली डैमेज। तो सडनली डैमेज हम फील कब कर पाए, जब उसने अपना फंक्शन बंद कर दिया। लेकिन पीछे रीजन बिहाइंड इट क्या था कि कोरोनरी आर्टरी में जो ब्लॉकेज हो रहा है, जो डिपोजिशन ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, वो लंबे समय तक हो रहा है। आपकी बॉडी ने आपको एंजाइना एंजाइना पेक्टोरिस की तरह वार्न भी किया कि देखो समझो कुछ तो है, आपने ध्यान नहीं दिया, तब ये क्या होता है, हार्ट अटैक आता है। ये दो तरह का होता है। पहला होता है अगर हार्ट की मसल्स थोड़ी कम डैमेज या थोड़ी ज्यादा डैमेज हो जाए, तो जब कम डैमेज होती हैं जिसमें बच्चा जल जाता है, उसे आप कहते हो क्या, माइनर हार्ट अटैक। जब ज्यादा होती हैं तो क्या होता है, मेजर हार्ट अटैक। और मेजर वाला जब होता है तो एक ही बार में मोक्ष दिला देता है। ठीक, तो जब कम क्षतिग्रस्त होती हैं तो कहते हैं माइनर हार्ट अटैक हुआ, जब अधिक क्षतिग्रस्त होती है तो उसे कहते हैं मेजर हार्ट अटैक हुआ। इससे अब हार्ट अटैक से संबंधित एक नाम सुना होगा आपने, गोल्डन आवर। गोल्डन आवर सुना है। तो इसका मतलब तो यही होता होगा कि जब हार्ट अटैक आता है तो बड़ा मजा आता होगा 1 घंटे तक, इसीलिए तो नाम रखा गया गोल्डन आवर, कि 1 घंटे तक मजा आता है। गोल्डन आवर का मतलब क्या होता है, गोल्डन आवर का मतलब होता है हार्ट अटैक के बाद का 1 घंटा, जिसमें अगर फर्स्ट एड के साथ पेशेंट को डॉक्टर के पास पहुंचा दिया जाए या क्लिनिकल हेल्प मिल जाए तो उसके बचने के चांसेस अधिक होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा गोल्डन आवर क्या होता है, कि हार्ट अटैक आने के बाद का 1 घंटा जिसमें प्राथमिक उपचार के साथ डॉक्टर के पास अगर पहुंच जाए तो बचने के चांसेस अधिक होते हैं। यानी अब
अगर विद इन अ गोल्डन आवर आप डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे, तब डॉक्टर का ये डायलॉग नहीं हो पाता, काश पहले ले आते। तो पहले क्या हार्ट अटैक आने के पहले लेके पहुंचे हैं कि इनको हार्ट अटैक आने वाला है? दूसरी बात समझिएगा कि फर्स्ट एड जानते हैं क्या होता है हार्ट अटैक का, कि हृदय दबाते रहिए, अब इतना भी मत दबा दीजिए कि उसकी पसलियां टूट जाए। और अगर आपके घर में कोई हार्ट का पेशेंट है, तो आपके घर में एक मेडिसिन तो ऑलवेज रखिए जिसका नाम होता है डिस्प्रिन। 2-3 पत्ता रखिए हमेशा, 2 काम आएगा। पहला तो सर दर्द है ना, और दूसरा कभी कभी पार्टी के बाद सवेरे सवेरे दर्द करता है सर, करता है ना। अच्छा, कुछ लोग समझ गए, ठीक। क्या कहते हैं उसको? हैंगओवर, ठीक। तो वो भी उतारने के काम आता है। और तीसरा जो होता है, असली बात जो है कि हार्ट अटैक अगर किसी को हो रहा है, दर्द से छटपटाना शुरू किया कि ये दर्द होना शुरू हुआ, तुरंत थोड़े से पानी में 4-5 गोली डिस्प्रिन डालिए, और वो ज्यादा हिलाने की जरूरत नहीं, खुद से क्या होता है वो मेल्ट हो जाता है, और तुरंत पिला दीजिए। तो इससे उसका दर्द नहीं सही होगा, ध्यान रखिएगा। ये पिला के तुरंत उसे क्या करिए, डॉक्टर के पास लेके दौड़िए, बचने के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। होता क्या है, वो कोरोनरी आर्टरी, अब देखिए आपके जो घटना चक्र वगैरह है उसमें लिखे देगा कि ये क्या है, एज अ थिनर, डाइल्यूट कर देता। तो ये थिनर है समझिए एक तरह से, या दूसरे तरीके से समझिए ये कोरोनरी आर्टरी को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर देता है। रुकावट है, ब्लड इसमें से पास आउट नहीं हो रहा है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर दिया तो इस पे क्या होगा, लोच उत्पन्न हुई, ब्लड इसमें से थोड़ा थोड़ा क्या करने लगा, पास आउट करने लगा। तो थोड़ा थोड़ा जहां एकदम ब्लड नहीं पहुंच रहा था हार्ट में, अब क्या है, थोड़ा थोड़ा पहुंचने लगेगा, तो वो क्या है, बचने के चांसेस ज्यादा होते हैं, उससे बचाया जा सकता है। ये हो गया हार्ट अटैक। नेक्स्ट लिखिएगा, हार्ट फेल्योर, या आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं हार्ट फेल होना, सुने हैं ना। अब हिंदी में मत लिख लीजिएगा कि हृदय अनुत्तीर्ण हो गया, ठीक है, इसका कुछ हिंदी नहीं होता है, हार्ट फेल। इसमें क्या होता है भाई, लिखिएगा, हार्ट डज नॉट, एक लाइन में जब मैच द कॉलम करना होगा तो कैसे करोगे, किस लाइन से करोगे, पहले वही लिख रहा है, लिखिएगा, हार्ट डज नॉट पंप द ब्लड इफेक्टिवली, हृदय रक्त को सही से संचारित या रक्त को प्रभावी तरीके से संचारित नहीं कर पाता। हृदय रक्त को प्रभावी तरीके से संचारित नहीं कर पाता। हार्ट डज नॉट पंप द ब्लड इफेक्टिवली। रीजन, कारण। अब देखिए यहां कारण, कारण से अगर मैच करना होगा तो कारण ध्यान रखिएगा, इसमें इसमें कारण है कंजेशन इन लंग्स, फेफड़े में संक्रमण हो रहा है, देखिए फेफड़े में संक्रमण, और फेल कर रहा है हार्ट, ध्यान रखिएगा, कंजेशन इन लंग्स, फेफड़े में संक्रमण, इसको भी समझ लीजिए। क्योंकि हार्ट फेल और हार्ट ब्लॉक दोनों बहुत कुछ सिमिलर हैं, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर किए तो दोनों उलट दोगे आप लिखियो कंजेशन इन लंग्स, फेफड़े में संक्रमण। तो पहले फेफड़े से संक्रमण हटाओ। अगर हेल्दी लंग होता है, हेल्दी फेफड़ा होता है, तो काम क्या करता है, ब्लड से CO2 निकालता है और उसमें O2 मिक्स कर देता है। देखा ना अभी सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने देखा, यानी ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड करता है, रक्त में ऑक्सीजन को मिलाता है। जब ये क्या होने लगा, इसमें कंजेशन होने लगा, यानी संक्रमण होने लगा, यानी हृदय सॉरी यकृ फेफड़ा, फेफड़ा जो है बीमार हुआ, तो वो अपना काम सही तरीके से, प्रभावी तरीके से नहीं कर पाएगा। यानी कि क्या होगा कि रक्त से जितना कार्बन डाइऑक्साइड निकालना था वो पूरी तरीके से
नहीं निकाल पाएगा, यानी कुछ बचा देगा। रक्त में जितना ऑक्सीजन मिलाना था उतना नहीं मिला पाएगा। ठीक, यानी ब्लड में क्या हुई, आपके ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी हुई। जब ब्लड में ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी हुई, इट मींस क्या हुआ कि शरीर के सभी अंगों को उनके जरूरत से थोड़ा सा कम ऑक्सीजन मिलेगा, क्योंकि ब्लड में ही कम है। तो जितने भी बॉडी ऑर्गन है, जिसको जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है, नीड है, उसकी रिक्वायरमेंट से थोड़ा थोड़ा कम मिलेगा। ठीक, हार्ट मसल्स को भी उसके रिक्वायरमेंट से थोड़ा कम मिलेगा। तो इसका मतलब है कि हार्ट सारे शरीर के सारे अंगों की क्रियाविधि, कार्यविधि थोड़ी क्या होगी, प्रभावित होगी। हृदय की भी प्रभावित होगी। तो हृदय का कार्य क्या है, ये सिकुड़ना और फैलना। अब समझिएगा, फैलने के लिए इसकी जो ऊर्जा के साथ साथ इसे एक इलेक्ट्रिक इंपल्स भी, साइन झटका भी दे रहा है, तो फैल जा रहा है। अब ये सिकुड़ना जो है, इसको खुद की एनर्जी से है, इसकी मसल्स। और जब ये सिकुड़ेगा तभी 70 ml ब्लड जो आप लिखे हो कि ऑर्टा में पंप होता है इस साइकिल, जब पूरी तरह सिकुड़ेगा तभी क्या है, 70 ml ब्लड बाहर निकल के जाएगा। कल लिखे थे ना ऑर्टा, जहां लिख रहे थे। तो अब सिकुड़ने के लिए इसे जितनी एनर्जी चाहिए उतनी नहीं है, यानी ये सिकुड़ा तो, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। यानी अंदर से पूरा ब्लड बाहर नहीं निकला, कुछ थोड़ा बहुत क्या बच गया, सरप्लस बच गया। यानी 70 ml पंप करना था, ये कर दिया कितना, 69, 68, 67, कुछ भी किया, हमेशा क्या किया, लेस देन 70 ml पंप किया। तो अंदर क्या है, थोड़ा सा ब्लड सरप्लस बच गया। अब यही प्रोसेस धीरे 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 होता गया, यानी अंदर क्या है, धीरे 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 सरप्लस बढ़ता गया। और एक समय ऐसा आया कि ये डायस्टोल तो हो गया, लेकिन अब सिस्टोल नहीं हो पा रहा है। जब डायस्टोल हो गया, सिस्टोल नहीं हो पा रहा है, तो उसी केस को आपने लिखा क्या, कि हार्ट फेल हो गया, हार्ट अपने काम में अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक, तो हार्ट फेल का मतलब हुआ कि डायस्टोल तो हो जाना लेकिन सिस्टोल नहीं होना। ठीक, तो यह है हार्ट फेल, लिख लेना। जस्ट इसका उल्टा होता है हार्ट ब्लॉक, और दोनों को मिला दें तो उसे कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट नाम सुना है ना, तो दोनों में से कोई भी हो जाए उसको कहते हैं कॉमन भाषा में कार्डियक अरेस्ट आ गया। यानी या तो हार्ट ब्लॉक हुआ है या तो हार्ट फेल हुआ है, दोनों में से एक ही होगा, दोनों एक साथ नहीं होता, तो उसी को कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। देखिए, हार्ट ब्लॉक, हार्ट फेल हो गया, हार्ट ब्लॉक। एक लाइन में पहले लिखना है, तो कैसे लिखोगे, लिखेगा when impulses do not follow normal condition or regular condition। जब इलेक्ट्रिक इंपल्स सही से उत्पन्न न हो, जब इलेक्ट्रिक इंपल्स सही से उत्पन्न न हो। रीजन, कारण, नीचे यानी नीचे एरो लगा के लिख, कारण हो गया सैन डू नॉट वर्क प्रॉपरली, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंपल्स कौन क्रिएट करता है, सैन। तो सैन का सही से कार्य न करना कारण है, सैन का सही से कार्य न करना। अब सैन सही से कार्य नहीं कर रहा है, इसको बताएंगे कौन से जांच से, ईसीजी से। यानी बार बार जो ईसीजी किया जाता है, कॉमन सेंस में लगाइएगा कि हार्ट ब्लॉक न करे, इसीलिए ईसीजी करके पता लगाते रहते हैं कि हार्ट ब्लॉक न करे। ठीक, सलूशन क्या है इसका, सलूशन लिख लो नीचे, कारण का निवारण,
आर्टिफिशियल पेसमेकर, कृत्रिम पेसमेकर। इसमें क्या होता है भाई कि अब देखो हार्ट को सिकुड़ना है और फैलना है, तो एनर्जी तो मिल रही है प्रॉपर, वो सिकुड़ रहा है। फैलने के लिए, इसे प्रॉपर फैलने के लिए क्या चाहिए? दो चीज चाहिए, एक इलेक्ट्रिक इंपल्स और इसकी खुद की एनर्जी। खुद की एनर्जी है तो इलेक्ट्रिक इंपल्स कम है, तो अब क्या जितना फैलना चाहिए उतना नहीं फैल पा रहा है, तो बाहर थोड़ा ब्लड सरप्लस रह गया, तो कुछ दबा, फिर पूरा नहीं फैला, कुछ दबा, यानी ऐसे होते होते एक बार ऐसा आया कि ये दब तो गया, सिस्टोल तो हो गया, लेकिन डायस्टोल नहीं हो पा रहा है। तो ऊपर वाले में क्या लिखे थे? डायस्टोल हो गया, सिस्टोल नहीं हो पा रहा है। इसमें क्या होता है कि सिस्टोल हो जाता है, डायस्टोल नहीं हो पाता है, तो कहते हैं कि हार्ट ब्लॉक कर गया। और इसी से बचाने के लिए हम क्या लगाते हैं? पेसमेकर लगाते हैं। ठीक, अब इस पेसमेकर को हृदय के किस चैम्बर में लगाते हैं? राइट आर्टरियम में लगाते हैं। इसमें कौन सी बैटरी लगी होती है? लिथियम आयन बैटरी लगी होती है। ठीक, ये हो गया आपका हार्ट ब्लॉक। इस तरह से ये जो ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम वाला चैप्टर हुआ, ये मैंने आपको कवर करवा दिया। मैंने कोशिश की कि हर एंगल से जहाँ जहाँ से पूछा जाता है, थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी पूछा जाता है तो हमने एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी भी बताया, बीमारी पूछी जाती है जैसे वो भी बताया, और जहाँ जहाँ से जो पूछा जाता है मैंने बताया। अब आपको क्या करना है? पेपर सॉल्व करना है। हाँ बताया तो यार, हाँ बता, अभी बताया तो कि इसकी जो सेल्स हैं, इनके पास जो है ये वाली जो धमनी होती है, ये धमनी क्या ले जाती है? O2 और न्यूट्रिएंट, यहां से ग्लूकोज। तो हर कोशिका के पास अपना क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो इसकी कोशिकाएं क्या करती हैं? ऑक्सीजन और ग्लूकोज की सहायता से ऑक्सीजन बनाती। हार्ट ब्लॉक है तो बात सुनो, हार्ट ब्लॉक है तो इसकी कोशिकाओं की एनर्जी क्यों नहीं मिलेगी? ब्लॉक होने का क्या मतलब है? क्या खराब हुआ है? सैन। तो सैन गड़बड़ हुआ ना, बाकी सब तो सही है। दोनों एक साथ नहीं हो सकता कि सब समझ लिए कि वहां ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच रहा है, वहां सैन भी गड़बड़ हो गया। तो ये नहीं कि आप चारों एक साथ देखो। जब हार्ट ब्लॉक हो रहा है तो ये नहीं हो रहा है, तो ये नहीं हो रहा है तो इसके पास तो ये पहुंच ही रहा है। क्या गड़बड़ हुआ? सैन। या जब ये होगा तो ये सही रहेगा। ये मत समझिए कि चारों एक साथ हो जाए, तब तो मोक्ष मिल ही जाएगा, तब डॉक्टर भी नहीं करेगा। तो आप इंडिपेंडेंटली देखिए कि जब हार्ट ब्लॉक होगा तो हार्ट फेल से कुछ लेना देना नहीं है, हार्ट फेल होगा तो हार्ट अटैक से कुछ लेना देना नहीं है। सब अलग अलग बीमारी। एक साथ लिखने का मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे से जोड़ दिए कि ये क्या हो गया, यहाँ ऊर्जा भी नहीं पहुंच पा रही है, यहाँ ब्लॉक भी हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक, चलिए अब हम लोग ब्रेन स्ट्रोक होता है, हार्ट स्ट्रोक नहीं होता, हार्ट अटैक होता है या कार्डियक अरेस्ट होता है। तो मैंने बताया ना कि इन दोनों को इंटीग्रेटेड रूप में क्या बोलते हैं? कार्डियक अरेस्ट।